हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। देखो भाई, इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर हैं आपके टोटल। हम 5th चैप्टर तक पहुंच गए हैं इकोनॉमिक्स का। 11th है ये, ठीक है। अब एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बताना चाहूँगा मैं। देखो, अब आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं। हाफ ईयरली में ना एक दो चीज़ें होती हैं, आपको मैं ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ना मुझको ना सिलेबस बताओ कितना। कुछ के अंदर 3 चैप्टर आते हैं, कुछ में 4 आते हैं, कुछ में 5 आते हैं, ठीक है ना। अब वो हर स्कूल के डिपेंड करता है, हर स्कूल का अपना अपना शेड्यूल होता है, अपने स्कूल के अपने तरीके से होता है, उस हिसाब से वो हाफ ईयर लेते हैं। तो मेरा ये ट्राई रहता है कि ना देखो, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स के ना मैक्सिमम मैंने देखे 4 चैप्टर आते हैं हाफ ईयरली में, तो 4 हमने कवर कर लिए हैं। तो ये 5th चैप्टर मैं तब भी करा रहा हूँ इन केस अगर आपको हाफ ईयरली में आए तो आपके पास एक वीडियो हो 5th वाले की। अब नेक्स्ट वीक पता है क्या होगा, अब आपको ना बिजनेस स्टडीज़ की, अगले हफ्ते बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो मिलेंगी 2। नेक्स्ट वीक मतलब इस बार इस लेक्चर के बाद आपको बिजनेस स्टडीज़ की एक मिलेगी, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ के मेरे को 4th चैप्टर भी कंप्लीट करवाना है, ताकि बच्चे सेफ साइड पे पहुंच जाए। सो विल स्टार्ट द टुडेज वीडियो। ये पहले अपडेट है, लेकिन उससे पहले वीडियो आ चुकी है तो लाइक करना तो बनता है भाई। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो यार। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पढ़े, कहीं कोई बच्चा ऐसा ना निकले जिसको कुछ नहीं पता। फ्री लेक्चर सीरीज़ का यही आपको मैं बेनिफिट देता हूँ। फ्री में लेक्चर बांटने का ये मतलब नहीं है कि हाँ, फ्री में लेक्चर बांटने का सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है कि ये वीडियो 11th के हर एक बच्चे तक पहुंचे। इवन दो 11th छोड़ो, यूपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको भी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है इकोनॉमिक्स के लिए 11th की। मैं चाहता हूँ 11th वाली तो उनको मिल जाए यहाँ से। 12th वाली डिपेंड करता है, अगर कोई बच्चा और डीपली पढ़ना चाहता है इकोनॉमिक्स को, माइक्रो मैक्रो में, मैक्रो तो पढ़ते ही है, माइक्रो भी पढ़ना चाहते तो हम उसको भी करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, बेल आइकन को दबाओ, नई नई वीडियो आते रहेगी। सो रूरल डेवलपमेंट में हमने सर पढ़ना गया, कमिंग बैक टू द चैप्टर। रूरल डेवलपमेंट क्या है सर? रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, गाँव गाँव जो हमारा है उस एरिया को डेवलप करना, ताकि वो भी अर्बन एरियाज की तरह अच्छा हो। रूरल का ऑपोजिट क्या होता है? अर्बन। आई होप ये पता हो। रूरल एरिया गांव है जहां पर पिछड़ी जगह है, जहां पर हम बोलते हैं ना यार, हम बोलते हैं गांव में यार ये फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, गांव में रोडें नहीं है, गांव में लाइट नहीं होती है। अब तो बहुत बेटर हो गया है हमारा देश, अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोग। मैं बात आपसे कर रहा हूँ नॉर्मली, अभी भी हम देखते हैं काफ़ी गाँव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है, लाइट पूरा दिन नहीं रह पाती है, अभी भी हम देखते हैं रोड्स नहीं बनी है। वो चीज़ क्यों हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट हम करेंगे ना, तभी हमारा जो देश है आगे तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, 2 रीज़न है। मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में, 65% तक हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है भाई। 65% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर मैं बोलता हूँ 140 करोड़ है ना हम लोग, उसमें से 60% से भी ज़्यादा, मिनिमम 60% तो वहाँ रहते हैं भाई, ऐसे इलाकों में जो रूरल एरियाज है, रूरल इन एरियाज में रहते हैं। दूसरा, अभी जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं, इनके पास इतने स्किल्स नहीं डेवलप हो पाए, इस वजह से भी एक दिक्कत है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हाँ भाई, इन चीज़ों को हमने बेटर करना है। हाँ, ये जी कहाँ पर ये लोग रह पा रहे हैं पीछे, कहाँ हम चीज़ को बेटर कर सकते हैं, कहाँ इन लोगों को अच्छा इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि रूरल एरियाज़ के लोग हैं, एक ओवरव्यू है चैप्टर का। रूरल एरियाज़ के पीपल हैं, जो दो पॉपुलेशन है वहाँ पर, दे आर डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर के जो हमारे हालात हैं देश के ना, वो अब काफ़ी बेटर हो चुके हैं, अब हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं एक फार्म है, जहाँ समझ लो एक ये फार्म है, इस पे हम बोलते हैं कि 4 लोग काम कर सकते हैं, 4 पीपल कैन ओनली वर्क। हम तब भी यहाँ 6 लोग से काम करवाते हैं, यहाँ तब भी 6 पीपल आर वर्किंग इंस्टेड ऑफ 4 पीपल। तो क्या मतलब, ये 2 एक्स्ट्रा लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इससे अच्छा है इनको हम डेवलप करें, हम लोग इनको फार्म एक्टिविटीज की, नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी लाएं। हम लोग इनको मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, जो गांव में हम बोलते हैं ना पोल्ट्री फार्म है, हम बोलते हैं बच्चों हॉर्टिकल्चर हो रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं वहाँ खुल रहे हैं, ये जगहों पे हम इन जगहों पे भी इनको लेके आए, इन जगहों को डेवलप करें, इन जगहों को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का मतलब है एक ही चीज़ को, जैसे कि कोई कंपनी है, ये है वन प्लस, फ़ोन बनाती है, हमको पता है। अब आप देखो, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या की? इन्होंने अपना टीवी लॉन्च किया, इन्होंने अपना टैबलेट लॉन्च किया, इन्होंने अपने ईयरफोन लॉन्च किए,
ये जो सब है ये डाइवर्सिफिकेशन है। वैसे ये बोलते हैं कि रूरल एरियाज की जगह को हम डाइवर्सिफाई करें उनकी एक्टिविटी को, जैसे कि हम लोग उधर फार्मिंग एक्टिविटीज वहाँ एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज लेके आए, वहाँ पर हम लोग फार्म अपने क्या बोलते हैं पोल्ट्री फार्म्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर हॉर्टिकल्चर हो रहा है, वहाँ पर ये सब फिशिंग की बात करते हैं, ये सब के अंदर बात करते हैं हम लोग। सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर, विल स्टार्ट विद द थॉट। इंसान का नाम है थिरुवुलर, उन्होंने कहा था ओनली द टिलर्स ऑफ द सॉइल लिव बाय द राइट। वो कहता है जो फार्मर्स हैं, जो रियल फार्मर्स हैं ना, वो रहते हैं सही तरीके, जो बाकी लोग हैं ना द रेस्ट फॉर्म देयर ट्रेन एंड ईट ओनली द ब्रेड एंड डिपेंडेंस। मतलब कि जो हम लोग हैं फार्मर्स, जो हम लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, हम लोग इनके पीछे, इनका मतलब कि ट्रेन की तरह, डब्बों की तरह इनके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग से इनका खाना खा रहे हैं जो ये बना के दे रहे हैं। इसकी थॉट पे हम स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को, कि इस थॉट से आपको पता चलता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। फार्मर्स नहीं होंगे ना, कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा हमारे देश में कोई सारे भूखे मर जाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते। आजकल के अगर मैं आपको बोलता हूं, आप में से जो बच्चा फार्मर का है, जिसके फादर फार्मिंग एक्टिविटीज में है ना, वो लोग ना इस चीज को प्राउडली बोल सकते हैं। बट कुछ लोग बच्चे जो मतलब सर्विस सेक्टर से बिलोंग है, जैसे जिसके फादर किसी बैंक में है, अगर मैं उसको बोलूंगा ना जाके फार्मिंग करो, ही वोंट गो देयर, वो शर्माएगा, बोलेगा नहीं सर ये काम हमारा नहीं है। दिस वाई अगर बेटा फार्मर नहीं होंगे तो हमारा देश नहीं कुछ कर पाएगा। सो विल स्टार्ट। देखो रूरल एरिया से मैंने बताया एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी यहाँ पर। तो महात्मा गांधी हमारे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने कहा था कि अगर देश को डेवलप करना है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको वहाँ के रूरल डेवलपमेंट एरियाज, रूरल एरियाज हमारे, उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर बेटरमेंट करोगे तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल जितना भी आपने करना है, अर्बन एरियाज को कितना भी करना कर लो, रूरल एरियाज को जब तक नहीं हाथ लाओगे, रूरल एरियाज को जब तक नहीं हाथ लाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या, देखो मैं आपको ऐसे फैक्ट बताता हूँ, इंडिया एंड चाइना हम ना एक साथ चल रहे थे 1940s के अंदर, 1940s और 1960s में भी हम बराबर थे। अब देखो चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है, आप जब डिपेंड करो। अब मैं अपने देश की ये नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ चाइना आगे क्यों निकला हमसे और इंडिया पीछे क्यों रह गया, क्योंकि चाइना वाले ना एक चीज़ समझ गए थे, हम सबसे पहले रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे, अपने रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे, फिर अर्बनाइजेशन हो जाए अपने आप हो जाएगी। क्योंकि रूरल एरियाज के बंदे अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे, अगर उनके स्किल डेवलप हो जाएंगे, अगर हम लोगों को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लेंगे, वो लोग अच्छे से इनकम कमा पाएंगे ना, ऑब्वियस ही बात है वो अर्बन सेंटर को खुद ही डेवलप कर लेंगे। इंडिया वाले इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे रह गए। इंडिया वालों ने पहले एग्रीकल्चर पे जोर रखा, सेल्फ रिलायंट हुए, लेकिन अगर वो 15-20 साल और करते तो हम भी चाइना जैसे आज डेवलप होते। क्योंकि हम लोग अभी भी जो पीछे पॉपुलेशन है, जो रूरल एरिया से पॉपुलेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, उनको अच्छे पैसे नहीं मिल पाते, उनकी इनकम अच्छी नहीं हो पाती है, उस वजह से वो पिछड़े रह गए हम लोग। इस वजह से इंडिया के अंदर अभी तक पॉवर्टी है, ये एक रीज़न है बहुत बड़ा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बोला रूरल एरियाज को डेवलप करो तब जाके मेन डेवलपमेंट होगी हमारी। तो ऐसा क्यों बोला गया कि अब देखो हम अर्बन एरियाज को देखें, रूरल एरियाज को क्यों देखें, ये इसलिए बोला गया है बच्चों, इट इज बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है। उसके साथ साथ उनको प्रोडक्टिव तो बनाना है, उसके 1/4 ऑफ रूरल एरिया स्टिल लिव्स इन पॉवर्टी। पहले मैंने बताया 65% रूरल एरियाज में रहते हैं, उसमें से भी 1/4 मतलब कि 65% जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनमें से 1/4 इंसान हमारे जो हैं 4 1 4 25 16% लोग अभी तक पॉवर्टी में हैं। उनके पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो चीज़ भी है। तो सर रूरल डेवलपमेंट क्या है सर? द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट एसेंशियली फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड, पिछड़े रह गए हैं इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। मतलब गांव में एक गांव के मतलब ये 10 गांव हैं, इनमें से ये 2 गांव हैं, इनकी डेवलपमेंट हो गई, ये 3 है जो अभी पिछड़े रह गए, इनकी डेवलपमेंट करोगे, इट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट इन व्हाट सेंस सर? डेवलपमेंट मतलब क्या? डेवलपमेंट मतलब कि बेटा उनकी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, उनकी लिटरेसी, एजुकेशन, उनका स्किल लेवल वो बढ़ाना है, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन या पब्लिक हेल्थ जो भी है, वॉशरूम उनको बना के दो, ये सब उनके लिए करना है, उनको वैक्सीन दो, ये सब उनके लिए करना है, लैंड रिफॉर्म्स
ये सब करना, क्योंकि लैंड रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। आज तक देश यही करता रह रहा है, अभी तक देश में नहीं, अभी भी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है भाई इस चीज़ के ऊपर। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव रिसोर्सेज उनको देनी है हम लोगों ने ईच लोकेलिटी को। उसके साथ साथ इंफ्रा डेवलप करो सर, रोड दो, बिजली दो उनको, पानी दो, ये सब भी दो उनको। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे काफ़ी स्कीम्स, काफ़ी योजनाएं चला दी हैं जिस वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। जन धन योजना का भी एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है, हमारे लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ग्राम सड़क योजना है, विलेज रोड्स के ऊपर बात की गई है, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बात की है, हर घर जल की बात की गई, वो एक स्कीम है। ये सब मोदी जी हमारे कर रहे हैं, इसको हम बेटर करेंगे तभी होगा। वी हैव टू गिव हिम टाइम। उसके साथ साथ ये बात की स्पेशल मेजर फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, जैसे स्कीम्स लाके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं उसके ऊपर बात की है। लिविंग कंडीशंस उनकी बेटर करने के लिए बात की है, जैसे अभी पक्के घरों की बात कर रहे हैं, घरों में हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम आई हुई है, सबके घर में घरों, गाँव में घर होने चाहिए, पक्के घर होने चाहिए। उसके साथ साथ पीपल एंगेज इन फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन नॉन रूरल एरियाज। फार्म मतलब कि एग्रीकल्चर में जो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, नॉन फार्म मतलब कि पोल्ट्री वाले, फिशिंग वाले, इन सब की बात की गई है कि इनको भी हम लोग हेल्प कर पाएँ, कैसे इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, जैसे इनको जो अफोर्डेबल इनपुट्स दे पाएँ हम लोग ताकि अच्छे से काम कर पाएँ, जैसे फर्टिलाइजर सस्ते दे दिए, सीड सस्ते दे दिए, अच्छी क्वालिटी दी इन लोगों को, ये सब भी हमको करना चाहिए फॉर रैपिड रूरल डेवलपमेंट। ये 7 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे पर्टिकुलर सेक्टर की, जहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ। हम देखते हैं क्या क्या बेटर हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द क्रेडिट एंड मार्केटिंग। बेटा देखो क्रेडिट क्या है, हम अभी तक हम लोग देखते हैं, हम कभी कभी न्यूज़ में हम देखेंगे ना, गाँव में एक फार्मर मर गया, उसने अपने आप को हैंग कर लिया, अपने आप को सुसाइड कर लिया उसने। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। जब ये सुनते हैं ना, क्यों क्यों कर पा रहा है वो, क्यों सुसाइड किया उसने, क्योंकि उस पर कर्जा बहुत हो गया। बेसिक उसका मेन होता है कर्जा बहुत हो गया, उसका कर्जा ज़्यादा, और वो सोचते हैं कि कर्जा हमारा ऐसे हो जाएगा, हमारा कर्जा हमारे जाने का उतर जाएगा। बट ये चीज़ गलत है। इसके लिए उन्होंने बोला कि देखो फार्मर जो है, देखो एक होता है जब वो पौधा लगाता है, ये उसने फार्मिंग में अपने पौधे शौधे लगा दिए, उसके बाद इस प्रोडक्ट को वो प्रोडक्ट बेचता है, ये जो उसका जो प्रोडक्टिविटी हुई है, ठीक है ना, सेल करता है वो। इसके बीच में कितना लंबा पीरियड है, 6 महीने 8 महीने। अब हुआ क्या, अब फार्मर ने खेती करनी है, उसके लिए उसको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, खेती करने के लिए अच्छा बोले वो चलते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड, फर्मिसाइड्स, ये सब कुछ चाहिए, जो कीड़े लगते हैं उसको मारने के लिए चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, इरिगेशन चाहिए, ये सब एक फार्मर को चाहिए। अब ये सब फार्मर को चाहिए, तो इधर से लेके बेचने तक इतने लंबे पीरियड में अब वो लाएगा कैसे, वो क्या करता है, मार्केट से लेता है उधार, वो क्रेडिट लेता है, अवेल करता है क्रेडिट। क्रेडिट लिया उसने, क्रेडिट लेके वो सारा काम करता है। अभी में समझ लो बच्चे की शादी करा दी, उन्हें वो ले लिए, क्या बोलते हैं उसको हम लोगों ने, वो बकरी ले ली, गायें ले ली, सब कुछ कर लिया। इतना लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए हमारे क्रेडिट को बहुत बड़ी बात मानते हैं कि हाँ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसी को बेटर करने के लिए सरकार ने कुछ चीज़ें की। अब बेटर क्या, देखो आज़ादी से पहले क्या होता था फार्मर्स के साथ, उनको फेक वेट्स लगा देते थे, उनको अच्छा प्राइस नहीं दे पाते थे, उन लोगों के ना, हम बोलते हैं उनकी बड़ी बुरे हालात रखे हुए थे फार्मर्स के। अंग्रेजों ने तो बस वाट लगा दी, कितने कितने टैक्स लेते थे उनसे ना, चूस लेते थे सर उनको, फार्मर्स को। वो लोग वो कहते थे भाई नो वी विल नॉट डू एनी, तुम हमें टैक्स दो, चाहे हो ना हो, ड्राउट आया कुछ भी है, हमको सब कुछ करना है। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये सब कुछ हो रहा था। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने तो अपने एट्रोसिटीज कर ली, एट्रोसिटीज बोलते हैं ना हम लोग, एट्रोसिटीज मतलब कि अपना बुरे काम, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे फार्मर्स को बड़ा रुलाया, अपने फ़ायदों के लिए सब कुछ किया, मैनिपुलेट किया, उनको डेट ट्रैप में फंसाया, उनका उधार ही नहीं ख़त्म करते थे, अच्छा बड़े बड़े उनसे टैक्स लेते थे, उनका बड़ा बड़ा इंटरेस्ट रेट लेते थे। जब गवर्नमेंट आई, इंडियन गवर्नमेंट आई, जब इंडिया ने आया ना, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप उन्होंने पता क्या उठाया, उन्होंने बोला नबार्ड। नबार्ड इज़ अ बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये खोला उन्होंने नबार्ड 1982 में। जो हमारा इसका मेन काम है रूरल फाइनेंसिंग। इतना आपके एनसीईआरटी में उतना ही करना, हमने ज़्यादा नहीं घुसेंगे अंदर। जो नबार्ड है ना, वो रूरल फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, ये याद रखना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, 1982 में खुला था। सेकंड, देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन में, आपको बताऊँ 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 1960 में फर्स्ट फेज आया, 1970s में सेकंड फेज आया, 2 हिस्सों में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। उसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स को HYV सीड्स मिले, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड मिले, वो सस्ते पड़े उन लोगों, उन्होंने अच्छे से काम किया, उनको अच्छे से अच्छे लोन मिल गए, सस्ते लोन देना शुरू कर दिए, ताकि क्यों, सेल्फ सफिशिएंट हो इंडिया।
ग्रोथ के अंदर, क्योंकि हम लोग अपना अनाज बाहर से इंपोर्ट करते थे, यूएसए से इंपोर्ट करते थे हम लोग, इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया कि इससे अनाज अच्छा उगेगा। ठीक है, उसके बाद बात की गई रूरल बैंकिंग के लिए, कमर्शियल बैंक्स खुले। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स निकली। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब खुले ताकि ये लोग ना सस्ते में क्रेडिट दे पाए एक फार्मर को, लो लेवल पे क्रेडिट दे पाए कि हाँ भाई जो इंटरेस्ट रेट 15-20-10% लेते हैं ना, इनसे वो परसेंटेज 3% के आसपास लोन मिल जाता है इनको, 4% के आसपास, ताकि क्यों तुम लोग अच्छे से काम कर पाओ, ये इनका काम है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज इनको बोलते हैं, एसएचजीज, ये खुले गए यहाँ पर। अब देखो मेरी बात सुनो, बैंक आप जाते हो, बैंक का लोन लेने जाएगा फार्मर, अब बैंक कुछ गिरवी रखवाता है, गिरवी रखवाने को बोलते हैं कोलैटरल। कोलैटरल होता है जो बैंक बोलता है कि हमारे पास गिरवी रखवाओ आप, उसके बदले आपको लोन मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर ना मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं उनको बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब कि जो ना बिल्कुल छोटे फार्मर्स हैं और जो बिल्कुल एंड पे हैं, लोग बिल्कुल कुछ छोटे छोटे लैंड है उनके पास, समझ लो उनके पास जो लैंड है ना वो 1 हेक्टेयर भी नहीं है, इतना लैंड भी नहीं है उनके पास, छोटे छोटे लैंड है, इतने छोटे छोटे पैच है। ठीक है ना, समझ लो 50x50 का पैच, छोटा छोटा लैंड है उनके पास। अब वो क्या करे, वो क्या गिरवी रखवाए यार, उसके पास तो कुछ है ही नहीं गिरवी रखवाने के लिए, वो क्या कोलैटरल देगा, तो वो तो ऑब्वियसली बात है लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ कमर्शियल बैंक में, वो जा नहीं सकता कि हाँ भाई तेरे को तो लोन नहीं मिल सकता, तुम्हारे पास कोलैटरल ही नहीं है। इसी जगह आए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये ऐसा ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या होता है, लोग जो इसके पार्ट है, ग्रुप के मेंबर्स है ना, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पूल करते हैं, पूल मतलब जमा करवाते हैं कि हाँ भाई ये लो, वो अमाउंट जो जमा होता है ना उससे वो ऐसे ही माइक्रो एंड जो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है ना, जिनमें कोलैटरल नहीं है देने के लिए, उनको ये लोन देते हैं, लोन देते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं बिल्कुल कम से कम, ताकि वो अपना लोन भी ले पाए और अच्छे से काम भी कर पाए। यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कि यहाँ पे यही चीजें लिखी है, फिल इन द गैप बिटवीन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम बिकॉज सम काइंड ऑफ कोलैटरल चाहिए होता है, एंड वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड वर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द क्रेडिट, उनके पास तो होता कुछ नहीं था। द एसएचजी प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रमोशंस बाय थ्रिफ्ट, मतलब कि थोड़ा पैसा सेविंग्स इन मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर फ्रॉम द पूल्ड मनी, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर्स एंड रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, एसएचजी का फायदा 2 लोगों को हुआ, सबसे पहले जो माइक्रोफॉन, दूसरा विमेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, विमेन के लिए तो दिस वाज वेरी बेनिफिशियल। इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है मैंने, पुअर वुमेन्स बैंक, दिस इज रिटन इन द बॉक्स इन द बुक, एक डब्बा आपका बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उधर लिखा हुआ है, देखो इग्नोर इसको मत किया करो यार, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कभी कभी। ये जो इन्होंने खोला, इन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन के लिए वुमेन के लिए सेविंग बैंक खोल दिया कि हाँ भाई जो केरला में खुला ये पुअर वुमेन्स बैंक, कुदमश्री 1995 में केरला में इसको खोला कि हाँ भाई जो पुअर वुमेन है वो थोड़ी सेविंग्स करे, इधर पैसा जमा कराए, और ये इन लोगों ने ना 1 करोड़ रुपए सेविंग जमा की थी, 1 करोड़ रुपए इन 1995 की बात है ये। एट दैट टाइम 1 करोड़ कितना हुआ, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 1 करोड़ एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा। सो ये लोग इनकी बात की गई, और दीज सोसाइटीज हैव बीन क्लेम्ड एज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक्स इन एशिया। ठीक है, सो कुदुमश्री आ गया, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आई इसके अंदर, कहूँ क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई इसके अंदर, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट्स फंड, CISF। ये क्या करते थे, ये क्या करते, पार्ट ऑफ रेनोवेटिंग फंड टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन, कि लोगों को पैसे देना कि तुम लोग ना अपना बिजनेस डाल लो, अपने पोल्ट्री फार्म डाल लो, कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ तुम लोग। और ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम लाए, एक स्कीम लाए कि हाँ भाई आप लोग ऐसा कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग कि सर रूरल बैंकिंग तो है, बट इसके ऊपर ना कोई अप्रेज, इसके ऊपर ना कोई क्रिटिक्स भी है, इसके कोई प्रॉब्लम्स भी हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों, देखो हम मानते हैं बैंकिंग सिस्टम ने क्रेडिट रूरल सोसाइटीज़ को, क्रेडिटर्स को, जो हमारे रूरल एरियाज़ में क्रेडिट उनको जिनको चाहिए पैसा, उनको फ़ायदा तो दे दिया, बट हाँ यार उनको आउटपुट बढ़ाने में हेल्प की, उनको सीड सस्ते दिए, सब कुछ उन्होंने करके दिया। बट सर अगर वो सब कुछ इतना अच्छे से कर पा रहे थे, फिर अभी तक इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? दीज आर द ड्रॉबैक। सबसे पहला पता है क्या, देखो जो कमर्शियल बैंक अपनी जगह ठीक थे, लेकिन जो आरआरबीज थे ना, ये रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह, इधर लोग जाते थे ना, ये लोगों को समझ, ये ना सबको लोन देते थे, लोन दे दिया, पता नहीं किसको लोन दे दिया, पता नहीं वो इंसान कौन था, फार्मर था भी नहीं था, कुछ चेक नहीं किया, लोन दे दिया ना उससे। अब वो क्या, वो बंदा लोन लेके भाग गया, उससे रिकवरी नहीं हो रही लोन की।
और ना वो पैसे दे रहा, इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे रहा। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई लोन डिफॉल्ट्स इतने हो गए कि लेंडिंग टू वर्थवाइल बोरोअर्स को लेंडिंग हो रही थी, उसके साथ साथ ना लोन रिकवरी भी इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो लोन डिफॉल्ट इतने ज़्यादा हो गए तो इस वजह से बड़ी दिक्कत आई। दूसरी भी अब इसके अंदर ये बड़ी दिक्कत थी। अब इसके लिए ना, अब देखो अभी के टाइम में हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, जियो धन धनाधन, ये वो वाली बात है, जन धन योजना। इसमें क्या था, मोदी साहब ने एक स्कीम लाई जन धन। इसमें इन्होंने बोला कि भाई तुम लोग बैंक अकाउंट खुलवा लो, हाथ जोड़ के उन्होंने विनती की थी कि बैंक अकाउंट खुलवाओ, हर कोई बैंक अकाउंट फार्मर खुलवाए, उसके आपको बेनिफिट मिलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हर कोई तो खोलेगा नहीं, बेनिफिट क्या क्या देंगे। उन्होंने बेनिफिट दिए, 1 से 2 लाख एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिलेगा इनको। दूसरा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी 10,000 की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो हमारे बिजनेसेस को मिलते हैं ना, उसको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। ओल्ड एज पेंशन और अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इनको मिलते रहेंगे। कोई मिनिमम कैश बैलेंस नहीं रखना, आप बस अकाउंट खुलवाओ, सीधे आपको पैसे उसमें डल जाएंगे, लोन अमाउंट इसमें डल जाएगा। इसके लिए उन्होंने बोला जन, ये वाले आपका शायद से पीछे क्वेश्चंस में भी है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 15 या 16 है, जनधन योजना के क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस लिखी है। इसकी वजह से लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाए, एग्रीकल्चर में थोड़ा लोगों को फायदा हुआ, लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाया, लोग एनरोल हुए, पता चला कोई रियल फार्मर है नहीं है, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खुलते हो ना, उधर सारी डिटेल्स लिखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद बात की गई है हमारी एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम की। व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, इसके ऊपर बात की गई है। देखो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम पे बात की, देखो अब इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो कश्मीर में एप्पल उगता है, सबको पता है कश्मीरी एप्पल होता है, बड़ा फेमस है भाई। कश्मीर में ड्राई फ्रूट बनते हैं, वॉलनट जिसको हम बोलते हैं, वेरी फेमस। यार वॉलनट क्या सिर्फ कश्मीर में मिलता है? वो वॉलनट केरला में बंदा खा सकता है, वो वॉलनट मुंबई में बंदा खा सकता है, वो वॉलनट हम लोग दिल्ली में खा रहे हैं, हर जगह खा रहे हैं वो लोग। वो कैसे हो पा रहा है? वाई ये चीज़ें जो हैं ये कैसे हो पा रही हैं बच्चों? ये जो वॉलनट वगैरह है ये कैसे आप लोगों को पहुंच पा रहा है? ये वॉलनट कैसे पहुंच पा रहा है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। मार्केट चैनल्स होते हैं, ये हम तक पहुंचा पाते हैं सामान को। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस। इसमें क्या असेंबल करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैकेज करते हैं, ग्रेड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। पूरी कंट्री में करेंगे, आउट ऑफ इंडिया करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे, ये एग्रीकल्चर मार्केट प्रोवाइड करते हैं। बिफोर द इंडिपेंडेंस कैश क्रॉप होते थे, अंग्रेज सब कुछ करते थे, तो ऑब्वियसली बात है फार्मर्स को उनके ना हक का पैसा नहीं मिल पाता था। पहले उनको ना इतने पैसे मिलते थे, ना उन लोगों को ना ऊपर से एट्रॉसिटीज़ बहुत थी, ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लॉइट किया जाता था। उन लोगों को फॉल्टी वेट्स लगाए जाते थे, उनको प्रॉपर पैसे नहीं दिए जाते, अच्छी स्कीम्स नहीं थी, बड़े पैसे लेते थे, ये सब कुछ चल रहा था। जब गवर्नमेंट आई ना, गवर्नमेंट ने सिंपल सी चीज़ बोली, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए भाई कि हम अपनी मार्केटिंग को बेटर कर पाएँ। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, रेगुलेट किया अपनी इन एक्टिविटीज़ को, कि वो प्राइवेट ट्रेडर है ना रास्ते में, ठीक है ना, जैसे मनी लेंडर है, रूरल पॉलिटिकल एलीट्स है, बिग मर्चेंट्स, इन सबको ना गवर्नमेंट ने पकड़ा कि तुम लोग गलत करते हो भाई फार्मर्स के साथ हमारे, तुम उनको उनके हक का पैसा नहीं देते हो, यू डोंट प्रोवाइड देम द मनी, यू डोंट प्रोवाइड देम द मिनिमम प्राइस जो एक फार्मर डिजर्व करता है। ऊपर से तुम लोग चोरी चकारी अलग करते हो भाई, ये तो गुम गलत हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ मार्केट करो। रेगुलेशन ऑफ मार्केट मतलब कि ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, मतलब कि हर किसी को, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है इधर, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाए, मतलब कि ऐसी चीजें लाओ जिसके ना बिल्कुल वो चीटिंग नहीं हो, जिसमें ट्रांसपेरेंट मतलब कि आर पार दिखना चाहिए, साफ होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए जो फार्मर्स को फायदा दे, कंज्यूमर्स को ही फायदा दे। दूसरी चीज, फिजिकल इंफ्रा उनको देंगे, रोड्स देंगे, रेलवे रोड्स देंगे, वेयर हाउस देंगे, गोडाउन देंगे, कोल्ड स्टोरेज देंगे, वहां पर ये सामान अपना रख सके, और जब भी इनको दिखे कि डिमांड कम हो रही है वहां से इसको यूज कर सके। जब भी इनको दिखे कि हाँ भी सप्लाई बढ़ रही है, उस जगहों से जो स्टोर किया उधर से खाना इनको प्रोवाइड कर सके। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब कि जैसे कि वैसे अमूल है एग्जांपल इसका, अमूल वालों ने क्या किया है, वो क्या करते हैं, अब इतने किस्म के दूध आते हैं, ठीक है ना, 10 जगहों से दूध इकट्ठा करके प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं उस दूध की, कि ये दूध इस ग्रेड का, ये दूध इस ग्रेड का, ये दूध इस ग्रेड का, ABC ग्रेड का है, हम इस हिसाब से दूध प्रोवाइड कर देंगे लोगों को, ताकि उन लोगों को पैसे मिल जाए। लेकिन ये भी ना एक हद तक अभी तक इतना पॉपुलर अब जाके हो रहा है, उस समय इतना पॉपुलर क्यों नहीं था, क्योंकि ना इतने फार्मर्स को रीच आउट नहीं कर पा रहा था, इतने फार्मर्स में एनरोल नहीं हो पा रहा, इतना फार्मर्स में कवर नहीं हो पा रहा था। और लास्ट इन्होंने बोला प्रोविजंस लाएंगे। सबसे पहला प्रोविजन, ताकि ना फूड ग्रेन्स वगैरह सब्सिडाइज रेट पे हम दे पाए, एक प्रोविजन लाया इन्होंने MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे बात की गई।
एक कंसेप्ट है बफर स्टॉक्स का, मतलब कि कुछ खाना है ना, जैसे 100 किलो बनाया है, इसमें से आप 20 किलो सेव कर लो, बफर स्टॉक रख लो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करते हैं ताकि कल सप्लाई ज़्यादा हो गई, लोग ज़्यादा डिमांड, लोग बोलते हैं कि हमें और चावल चाहिए और चावल चाहिए, और देश में जंग लग गई या ये कुछ हो गई, ये सब इसको इस्तेमाल कर सके हम लोग बफर स्टॉक को। तीसरा इन्होंने बोला पीडीएस से सामान। अभी हम देखते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट की राशन की दुकानों पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। एक मिनट वापस लिख देता हूँ आपको क्लियर, जस्ट अ सेकेंड। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये सब खोल दिया गया कि हाँ भाई फूड प्राइस, जो फूड ग्रेन है सब्सिडाइज रेट में मिल जाए। जो चावल वगैरह, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, चावल वगैरह उनको जैसे 50 रुपये किलो बाजार में, इनको 15-20 रुपये किलो, 23 रुपये किलो मिल जाए, आधे रेट पे मिल जाता। तो ये सब गवर्नमेंट करना है शुरू, ठीक है। उसके साथ साथ बात की गई, अभी जब अभी बात करो ना मार्केटिंग चैनल्स को करते हैं हेल्प हमारी, तो मार्केटिंग चैनल अभी जो रिसेंटली जो चल रहे हैं ना अभी मार्केटिंग, जैसे कि अभी जो चल रहा है अपनी मंडी, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान में बड़ी फेमस है। हादसपर मंडी पुणे में बड़ी फेमस है। रायथू बाजार, ये फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट्स है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उसके साथ उजवर संडीज जो हमारा तमिलनाडु के अंदर काफ़ी फेमस है। इस चीज़ के ऊपर बात की गई है। सो अभी के टाइम पे क्या चल रहा है बच्चों, अभी के टाइम पे चल रहे हैं ये एमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स। ये चैनल्स ना हमको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज या गुड्स, या ये हमारे लिए पैकेजिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पे। सो सर हर जगह से सामान तो आएगा नहीं। अभी ये मंडीज़ वगैरह जो हर जगह खुल रही है ना, ये इन्हीं का एग्जाम्पल है, ये एक मार्केटिंग चैनल है हमारे लिए। इनके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं आपको। अपनी मंडी है एक, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान में ये सारा मार्केटिंग चैनल संभाल लेते हैं। फिर हदसपर मंडी है, ये पुणे के अंदर काफ़ी सामान संभालते हैं। रायथू बाजार्स है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट्स की बात करता है। और एक आता है उजहवर संडीज जो तमिलनाडु के अंदर काम आते हैं। सर ये तो इमर्जिंग मार्केटिंग चैनल्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है सर, अभी के टाइम पे बच्चों बात आ रही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, एग्जाम्पल ये मैकडॉनल्ड्स है, मैकडी, और ये एक फार्मर है, उसका खेत है, फार्मर, ठीक है। अब ये उसका लैंड है। अब मैकडॉनल्ड्स उसके पास जाता, बोलता भाई सुन मेरी बात, हम ना दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बोलता अच्छा हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल होगा। वो बोलता है सर कैसे, फार्मर बोलता है सर क्या है मतलब इसका। वो कहता है देख मैकडॉनल्ड्स में हमको ना आलू की पैटी बनानी पड़ती है, हमें टमाटर लगाने पड़ते हैं, हमें प्याज लगाने पड़ते हैं। तो एक काम कर, हम तेरे को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एक काम कर तू ना आलू उगा 500 किलो। फार्मर बोलता सर 500 किलो आलू कैसे उगाऊंगा मैं, तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी सर। बोलता बेटे सुन, फार्मर भाई साहब आप सुनो हमारे पास, मेरी बात सुनो। वो रिक्वेस्ट करता, बोलता सुन तो लो। वो कहता हाँ जी बताओ। वो कहता है कि देख सारा इनपुट जो तेरे को यूटिलाइजेशन में चाहिए, जो सीड्स चाहिए, जो फर्टिलाइजर चाहिए, जो पेस्टिसाइड चाहिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूंगा, टेक्निक्स प्रोवाइड करूंगा, सब मेरा काम है। तेरा काम है उगाना, तो उगा। और समझ ले 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर मैं तेरे पास आऊँगा, और हम ना इसका प्राइस जो है ना पहले डिसाइड कर लेते हैं। कि समझ ले अभी के टाइम पे चल रहा है, अभी के सिनेरियो में समझ ले तो 40 रुपये किलो के हिसाब से आलू चल रहा है। तो मैं एक ना प्राइस डिसाइड कर लूँगा कि हाँ भाई यार ये प्राइस है। और अगर उस समय अगर प्राइस कम होगा तो तब भी मैं तेरे को 40 रुपये मिनिमम दूंगा ही दूंगा। लेकिन अगर उस समय मैं देखता हूँ 80 रुपये किलो पे आलू जा रहे हैं, 60 रुपये किलो आलू जा रहे हैं, तो तब भी मैं तेरे को थोड़ा प्राइस ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं तेरे को लिख रहा हूँ 40 रुपये किलो तेरे को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। फार्मर बोलता है ठीक है। तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आके हैं ताकि वो एक दूसरे की सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकें। तो अभी के टाइम पे चल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ज़माना। सो दिस वॉज योर चैप्टर 5। इसका मैं एक ये पार्ट अभी करवा रहा हूँ आपको। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 5। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, उसके साथ हॉर्टिकल्चर, ये सब हमने पढ़ना है। फिशरीज हो गया, ऑल्टरनेटिव चैनल, विलेज, ये क्या चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो आपका पार्ट 2 इसका मैं बनाऊंगा। कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो आपको ये है चैप्टर नंबर 5। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 5 मीन्स कि हमारे अब रह गए 3 चैप्टर्स और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th का। देन हम रिवीजन क्लासेज या थोड़े क्वेश्चंस वगैरह मैं लाऊंगा आपके लिए। दैट्स वो आपको मैं बेनिफिट दूंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम थोड़ा सा पीछे ला रहे हैं। वी आर लैगिंग बिहाइंड इन बिजनेस स्टडीज़। जैसे रूरल डेवलपमेंट और बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा पीछे रह रहे हैं। तो आई विल प्रोवाइड यू बिजनेस स्टडीज़ वीडियोज़ मोर।
मैं आपको चाहता हूँ एक हफ्ते के लिए मैं बिजनेस स्टडीज़ की 2 लेक्चर्स डालूँ आपको, इकोनॉमिक्स एक हफ्ते के लिए मैं शायद नहीं डालूंगा, आई एम टेलिंग यू दैट। सो टिल देन अपना ध्यान रखो आप लोग, बस पढ़ते रहो, रिवाइज करो सारे चैप्टर्स। 1 2 3 4 5th चैप्टर चल रहा है, मैं चाहता हूँ इससे पहले आपके चारों के चार पहले 4 चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपके हाफ एलिस में मोस्ट प्रॉब्ली पहले 4 चैप्टर्स आएंगे। सो अपना ध्यान रखो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको फर्दर वीडियोस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, थैंक यू वेरी मच।